नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ में लोकेंद्र सर जुड़े हुए हैं, जो कि यूपीएससी सीएसई 2024 और 2025 सेलेक्टेड। आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी में कहीं न कहीं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है गाइडेंस। और अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, तो ये जर्नी आपके लिए कहीं न कहीं मुश्किल हो जाएगी। तो इसी जर्नी को आसान बनाने के लिए और हिंदी मीडियम के लिए खासकर गाइडेंस की कमी को दूर करने के लिए मैं आज लोकेंद्र सर के साथ जुड़ा हूँ और इनसे कुछ ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जिससे अपने को ये हेल्प मिलेगी कि कैसे 2027 और 2028 वाले अटेम्प्ट में इसको आसान बनाया जा सकता है। तो मेरे साथ में लोकेंद्र सर हैं, आपका स्वागत करता हूँ मैं और हमारी टीम प्रथम आईएएस। और आज जो आपने हमारे लिए कुछ वक्त निकाला है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है और मैंने सिविल सर्विस जैसा कि सर ने बताया कि 2 बार क्लियर किया 2024 और 25 में और अभी मैं आईआरटीएस के रूप में काम कर मतलब अंडर ट्रेनिंग हूँ। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हिंदी मीडियम में जो अभी एक अच्छा रिजल्ट नहीं रह रहा है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है और उसमें क्या-क्या चीज़ें चैलेंजेज़ है, जिससे हम अभी उसका संघर्ष कर रहे हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ताकि एक बेहतर रिज़ल्ट रहे। उस सारी डायमेंशन पे टच किया जाए। उसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण रहना चाहिए और आपका क्या उसके प्रति स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोटा-मोटा मेरा ये थोरोली डिस्कस का मतलब टॉपिक है, तो हम इस पे बात करते हैं आज। देखिए, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे कि प्रीलिम्स, मेंस इन दोनों जो फेज़ है यूपीएससी के, उसमें कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को बनाया जा सकता है। आप सभी लोगों को पता है बेसिक एनसीईआरटी बेसिक जो कंटेंट है मार्केट में भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है और किस कंटेंट को कितना टाइम देना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कितना पीवाईक्यूज़ का इम्पोर्टेंस है, कितना सिलेबस को किस तरीके से करना है, टेस्ट किस टाइम लगाने चाहिए, सिलेबस कब से कब तक मेंस का करना है और कब से आपको प्रीलिम्स का स्टार्ट करना है, सीसेट कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके इस जर्नी के लिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, आप सभी ऐसे जो क्वेश्चन मिले मुझे अभी तक जो भी आपके डाउट्स आए थे, उन्हीं को बेस बना करके मैं सर से सारे क्वेश्चंस करूँगा। तो मेरा जो पहला सर जो क्वेश्चन है, जो कि बच्चों का बेसिकली रहता है कि हिंदी मीडियम में क्या बेटर कंटेंट है? मतलब कहाँ से पढ़े? शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि बच्चा ये परेशान रहता है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर लिए, सेल्फ स्टडी से कर लिए, लेकिन हमें पता ही नहीं कि शुरुआत कहाँ से करनी है। तो ज़रा इस पे आप आपका मत बताइए। पहली बात जो अभी हम लोग दृष्टिकोण ओरिएंटेड रहेंगे, तो हम एक स्पेसिफिक बुक वगैरह उस लिस्ट का अगर हम नहीं, मैं एक-एक बुक नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत सारा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं आपको टू द पॉइंट बता देता हूँ। आप पहले ऐसा कीजिए कि एक बार पीवाईक्यू देखो और उसके साथ-साथ सिलेबस देख लो। और तीसरे नंबर पे ऐसा है कि जैसे देखो यूपीएससी में पहले जैसे कुछ बुक का नाम बोल दिया जाता था कि भई ये बुक पढ़ेंगे काम हो जाएगा। जैसे मान लो अ, हिस्ट्री का बोल लो या इकोनॉमी का जो भी। लेकिन अभी ये चीज़ नहीं रहा है कि भई आप एक बुक पढ़ लिए और बुक नहीं पढ़ना है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है कि चीज़ क्या है। मतलब आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, आप रटने से काम नहीं चलेगा, प्रीलिम्स वगैरह नहीं हो पाता है क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। तो बेसिक्स के लिए जैसे अभी बात करें तो पहले अभी एनसीईआरटी के बारे में आपको एनसीईआरटी पहले पढ़ लो अच्छे से समझ लो। लेकिन जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी इस बार बहुत लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन बात ये है कि आप लाइन टू लाइन वैसे रट के याद कर लोगे ठीक है, एनसीईआरटी याद कर ली और आपने मैं प्रीलिम्स दे दिया और मान एक हिस्ट्री के बेस पे कहूँ, तो उससे आपका मान लो पेपर प्रीलिम्स हो गया। लेकिन मेंस में आपके पास इतना सफिशिएंट कंटेंट नहीं होगा कि आप मेंस में आंसर लिखो, क्योंकि उसमें कहीं नहीं बताया हुआ है कि जैसे चोल साम्राज्य का पिछली बार क्वेश्चन आया था 2024 में या 25 में, उनमें से एक में आया हुआ है कि चोल साम्राज्य की जो भी सांस्कृतिक या उनका जो भी योगदान है उसके बारे में बताया, वो इतना थोरोली नहीं दिया हुआ है। वैसे ही कई और क्वेश्चन है, पल्लवों के बारे में पूछा हुआ है, उसके बारे में भी नहीं जानकारी है। तो वैसे ये साम्राज्य किस तरह पे किसी और अब की बार कोई और आ जाए किसी टेम्पल के बारे में या किसी और आर्किटेक्ट जो भी आर्ट में, तो इस टाइप का नहीं है उसमें। तो हम लोग एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले बेसिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो इसके अंदर के पॉइंट है उसको हम ऐड करके याद कर लेंगे, तो आपको थोरोली पूरा माइंड मैप याद होगा। तो उसके साथ-साथ अगर ये जो भी एनसीईआरटी के जो भी कीवर्ड्स है या जो भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स वगैरह है, तो वो याद हो जाएँगे आराम से। तो आपको इसीलिए मेंस के लिए दोनों को साथ में लेके चलना। तो पहले अगर आप बोलोगे अब अभी चलो बेसिक्स है, तो वो कहाँ से पढ़ना? अभी यूट्यूब पे भी मैराथन क्लासेस बहुत सारी अवेलेबल है, तो आपको थोरोली एक बार देखना है कि रियल में हिस्ट्री कहाँ से क्या शुरू होता है,
कहाँ से कहाँ तक चलता है, क्या है। वही सेम बाकी सब्जेक्ट के लीजिए, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इनके लिए भी आप समझो कि इकोनॉमी एटलीस्ट क्यों पढ़ते हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, इसमें क्या होगा। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, स्कीम्स वगैरह है उनमें, या स्पेसिफिक कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह इंट्रोड्यूस किया जाता है जैसे मैं इसमें मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह या मॉनेटरी के रूप में, जैसे मान लो बैंकिंग वगैरह, इनमें कुछ जो भी है उस टेक्नोलॉजी का पीछे का क्या आधार है, तो उसको साइंस और दोनों को में ऐड करके देखा जाता है। और जैसे टेक्नोलॉजी का भी है, उसमें भी आप बेसिक्स नो नो देखो करो कि बेसिक चीज़ों का क्या है सभी टॉपिक्स पे। जैसे मान लो अभी कुछ टॉपिक हो सकता है यूपीएससी के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप उसको फिर भी देखने की कोशिश करो। जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला, उस टेक्नोलॉजी का क्या है। अभी मैंने देखा तो अभी मेडिसिन पे भी क्यूआर लगाए जा रहे हैं। अभी आज मैंने देखा था इंडियन एक्सप्रेस पे, तो उसमें भी वो रेडियो फ्रिक्वेंसी, जैसे इसका मेंस में भी क्वेश्चन आएगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है, इसका कहाँ यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे एक क्यूआर दिया हुआ है, इसको भी हम ट्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब मल्टीपल चीज़ों के, अभी उस समय मेंस के टाइम में नहीं सोच पाए, लेकिन अभी ये देखो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का, और किसी भी आपको कहीं भी बैठे अगर नाम क्या है, जैसे किसी का एडल्ट्रेशन, जैसे किसी का मिक्स किया हुआ है, या जो कहते हैं ना मिक्सिंग वाली चीज़ें होती है, उनको भी डिटेक्ट करने के लिए, उसको अगर बहुत सारा सामान है उसको डिटेक्ट करना, तो ऐसे रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जा सकता है। तो ये अभी देखो इस लेवल का भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे हो लोकेंद्र सकता जी है, देखिए, तो उसके लिए जैसे बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि सर हम जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्या उनके नोट्स बनाने चाहिए या फिर उसको किस तरीके से करना है। तो अपन छोटे छोटे सवालों को लेकर के डिस्कस करते हैं। एक बार अपन लंबा डिस्कशन करने की बजाय एक क्वेश्चन पूछेंगे उसका छोटा सा, कि भाई एनसीईआरटी के नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ये बहुत लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। हाँ, 1 मिनट में जैसे थोरोली जो बोला था अभी, इसी पॉइंट का मैं जो अभी बता देता हूँ। तो ये नोट्स का भी इम्पोर्टेंस इसी में आपको मैं एक हिंट दे दूँगा, जिसमें पता चल जाएगा नोट्स क्या है। और फिर आप जैसे मान लो इन चीज़ों को थोरोली आपने समझ लिया, तो उसके बाद में आपको अभी जैसे एनसीईआरटी का आप बोल रहे हो, तो एनसीईआरटी केवल ऐड ऑन है, और कुछ-कुछ पॉइंट होंगे जो एनसीईआरटी अभी पहले हो सकता था सफिशिएंट होती थी, अभी सफिशिएंट नहीं है। आज के हिसाब से जो एग्ज़ाम चल रहा है ना, उसी हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। या तो आपको उसके आगे ब्रॉडर से सोचना पड़ेगा, या फिर उसकी आपकी इतनी थिंकिंग होनी चाहिए, नहीं तो आप कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लो। ओनली एनसीईआरटी से नहीं होगा ये, मैं अभी जो देख रहा हूँ उस हिसाब से पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। अभी जी। अभी जो ये काफ़ी डायनामिक प्रीलिम्स भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इस बार जो पेपर आया था वो बहुत मतलब वास्ट टाइप का था। तो उस टाइप का अगर क्वेश्चन पेपर आएगा तो मुश्किल है, अगर आप केवल एनसीईआर और एनसीईआरटी के नोट्स बनाना, ये भी एक अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आपके पास स्टैंडर्ड बुक होगा। ये हो सकता है कि एनसीईआरटी को आप 2-3-4 बार पढ़ लो, और उसमें से जो भी लग जाएगी पॉइंट, वो किसी में और में ऐड कर लेना, ताकि जी। ये रहे कि आप जो जो पॉइंट थे एनसीईआरटी, वो आपके छूटे नहीं, और एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन मैक्सिमम आ जाते हैं तो वो आपके सॉल्व हो जाते हैं। मतलब सर, दिक्कत ये है ना कि कंटेंट सबको पता है कि क्या पढ़ना है। मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे कोचिंग्स के नोट्स भी अवेलेबल है। हमने भी नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, तो नोट्स कंटेंट की कोई कमी है ही नहीं। अब बच्चों को इस बात से दिक्कत होती है कि कंटेंट किस कोचिंग का पढ़े, या फिर कौन सी कोचिंग सबसे बेस्ट रहेगी। क्योंकि आज के एग्जाम के हिसाब से किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ने के बाद में फिर बच्चे को यही रियलाइज होता है कि यार पता नहीं यार कहाँ से पूछ लिया इन्होंने। तो प्रीलिम्स जो इस साल दर साल, जैसे 2023 में चेंज हुए चीजें, 2024-25 में ठीक रही, फिर 26 में चेंजेस हुए, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ये जो बदलते पैटर्न के साथ में आपका क्या नजरिया है कि एज एस्पिरेंट बच्चे को क्या ध्यान रखना चाहिए। क्या उसको यूपीएससी की स्ट्रेटेजी के थ्रू अपने आप को बदल देना चाहिए, या फिर जो स्ट्रेटेजी चल रही थी उसकी उसी को लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि बदलाव एक साल होते हैं, फिर 2 साल 3 साल तक लगातार चीजें नॉर्मल ही रहती है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे 2026 का जो पेपर था उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी एकदम से बदल देनी चाहिए? क्या पॉलिटी को वेटेज कम कर देना चाहिए, हिस्ट्री को वेटेज देना शुरू कर देना चाहिए पढ़ाई के साथ में, या फिर वो जो जनरल तैयारी चल रही थी बच्चे की वही जारी रखनी चाहिए? देखो स्ट्रेटजी में आप जो नोट्स वगैरह का जो बोल रहे हो, नोट्स का देखो, आप बेसिक्स पढ़ लो, बेसिक्स जहाँ से भी जो भी कोचिंग से पढ़ो, एक से पढ़ लो, बाकी ज़्यादा उसके लिए मत घूमो। जैसे मान लो रेडियो फ्रिक्वेंसी, अभी जैसे अपन ने बात किया, या बायोटेक्नोलॉजी, एक बार आपने पढ़ लिया कि जैसे SDN1 क्या है, SDN2 क्या है, फिर उसके लिए मल्टीपल चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कोई, और ज़्यादा नोट्स के पीछे मत, मतलब कोई कौन-सा मिल गया है, कौन सा जो भी। एक बार आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम जब भी कुछ पढ़ रहे हो जिसका बेसिस क कर रहे हो, तो उसमें आप किसी दूसरी बुक को रेफ़रेंस रख सकते हो। एक बार कोई पढ़ रहे हो, एक को मेन मान लो बेस,
एक बुक जो भी अच्छी लगे सबसे मार्केट में देख लो, जिसको थोरोली जो आपके मतलब समझ में आए। जैसे मान लो मेरे लिए, अगर मैं साइंस बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अगर कोई बोले कि भाई बुक कौन बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या है, मुझे पता है कि जीन क्या होता है, डीएनए क्या है, उसके अंदर पीसीआर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, जो भी मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, सब मुझे पता है क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ 12th में। तो मेरे लिए बुक भले थोड़ा उससे स्टैंडर्ड हाई हो गए, मैं पढ़ लूंगा क्योंकि मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन सब किया, तो मुझे इससे इशू नहीं है। वहीं जब साइंस का नॉन साइंस का स्टूडेंट है, या जो ह्यूमैनिटीज पढ़ा हुआ है या फिर मैथ्स का है, उसको पता नहीं होगा इतना नॉलेज भाई कैसे काम करता है डीएनए वगैरह ट्रांसलेशन। तो उसके लिए ये चीजें अगर आप एनसीईआरटी से ही पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। तो ये समझ, तो आप अपने हिसाब से जो नोट्स आपको सही लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ जाती है वो, या फिर आपने कोई यूट्यूब पे क्लास वगैरह देख ली है, जो अवेलेबल बहुत सारा मिल जाता है कंटेंट, तो वो भी अगर देख लिया, जैसे आप पढ़ा रहे तो वो भी हो गया, या कोई भी जो भी, तो उनको अगर देख लिया, तो उसके बाद में जो आपका मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग कर ले, आप कैपेबल रहो बहुत अच्छे से, तो उसको रखो। फिर दूसरी कोई कोचिंग के कोई कंटेंट अगर आप प्रिंट हो, नहीं तो आपके पास अगर ऐसा टैब वगैरह हो, तो उसमें देख लो कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो काम का हो और लिखने लायक हो, तो उसको ऐड ऑन करो। बाकी सारा थोरोली दोबारा उसी कोचिंग का पढ़ रहे हो, अभी ये पढ़ के खत्म किया, फिर दूसरी कोचिंग का उठा रहे हो, फिर उसको पढ़ रहे हो, ये मत करो। कि पढ़ना है ना तो एक साथ तीनों चारों रिसोर्स अगर मान लो रख लो, फिर क्योंकि आप हाथों हाथ पढ़ रहे हो तो आप पता चल जाएगा भाई ये चीजें इसी में भी लिखी है, तो इसको मत पढ़ो, छोड़ रहने दो। वैसे वो भी कम करो, उसको भी कम करो। अगर मान लो फिर भी आपके ऐसे मन में हो कि नहीं 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 मुझे बहुत सारे रिसोर्स है, कुछ नहीं छोड़ना, तो एक बार ये प्रैक्टिकल करके देख लो। सबकी बुक मत लेके आओ, लेकिन एक का कुछ फिजिकल या किसी का वर्चुअल रख दो, और उसी एक का पढ़ते रहो, दूसरे वाले को देख लो भाई यहाँ इसमें ये पॉइंट एक्स्ट्रा तो ऐड कर लो, और फिर खत्म। फिर उसको देखो ही मत, साइड ही कर लो, उसमें ही ऐड कर लो, या दूसरी नोट्स बाद में बनाना चाहिए। जैसे नोट्स भी अगर किसी को बुक का बना रहे हो, तो उसको थोड़ा टाइम लेके फिर 2-3 बार पढ़ लो, उसके बाद में बनाओ, ताकि नहीं तो क्या बहुत सारा चीजें वापस उसी में ही लिख दोगे। हाँ, रिपीटेड और होगी। नोट्स के लिए भी अपन स्ट्रेटजी बताएंगे। वैसे मेरा खुद का भी टेलीग्राम चैनल है, CS विद लोकेंद्र कुमार, तो वो उसमें मैंने एक फॉर्मेट डाला हुआ है कि अगर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, उसमें मेरे खुद ने सोसाइटी के और इसके डाले हुए, तो वो देखना। हाँ, वो फॉरवर्ड कर तो वो देंगे उस बाकी। टाइप के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। और बाकी जो स्ट्रेटेजी जैसा दूसरा सवाल था मेरा कि यूपीएससी जिस तरीके से पैटर्न चेंज कर रही है, क्या बच्चे को भी उसी हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए? जैसे कि पॉलिटी के कम सवाल इस बार पूछ लिए, तो क्या पॉलिटी को वेटेज देना, टाइम देना कम कर देना चाहिए, या फिर जो जनरल तैयारी चल रही थी वही करनी चाहिए? देखो बात ये है कि अभी प्रीलिम्स हुआ है, तो प्रीलिम्स के अनुसार सब कुछ चेंज करना मुझे नहीं लग रहा है कि वाइबल हम्म। आपका बहुत स्मार्ट डिसीजन होगा। क्योंकि हाँ, आपको मेंस एग्जाम देना है, मेंस एग्जाम में पूरा एक पेपर है पॉलिटी का, तो आप पॉलिटी को वेटेज नहीं दोगे तो वो 250 नंबर का है। तो उस चीज को आप ऐसा नहीं कह सकते, जो पहले था वही रहेगा। बस ये है कि आपका अप्रोच थोड़ा चेंज करना पड़ेगा प्रीलिम्स के टाइम थोड़ा सा। और वो भी है, पॉलिटी ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट सब वेरी करते हैं। एक टाइम जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में कभी क्वेश्चन कम आते थे, कभी आते हैं, कभी और कभी मिडाइवल में नहीं आते, अब की बार मिडाइवल में आ गए, तो ये कभी नहीं रहता है। और 2021-22 में जहाँ तक मुझे याद है, मैंने खुद ने भी दिया था, तो उसमें कोई था ही नहीं वर्ल्ड का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन भी नहीं था। लेकिन अभी 2-3 साल से लगातार पूछ रहे हैं। तो ये कोई नहीं है स्ट्रेटजी अच्छी कि कोई छोड़ना है, कोई जो है वो मैक्सिमम हो सकता है उसको करो, जितना आपके पास टाइम है उसको पढ़ो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, लेकिन बेसिक लेवल पे नॉलेज सबका रखना है। चाहे वर्ल्ड लेवल पर कुछ भी हो, चाहे यहाँ नेशनल लेवल का भी कुछ हो, जो बेसिक चीजें हैं उसको करना है, जो आपसे पॉसिबल हो रहा है उसमें। किसी चीज को छोड़ना ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, भले कोई भी पेपर हो, क्योंकि मेंस में तो आपको निकालना ही है ना। जी। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पूरा पेपर लेके बैठी 250 नंबर का, कैसे संभालोगे इसको। तो बेसिकली जो जीएस वाला जो प्रीलिम्स का पेपर है, तो इस पे अपना नॉलेज तो ठीक है, एक हद तक नॉलेज काम आएगा, लेकिन उसके बाद में आपका माइंडसेट ही है कि आपने पीवाईक्यूज को किस तरीके से एनालाइज किया है, और पीवाईक्यू से क्या चीजें सीखी है आपने, वो ही अप्लाई करके कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के जीएस 1 का जो पेपर है उसको टैकल किया जा सकता है। और उसके लिए आपको नॉलेज से ज्यादा माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा कि किस तरीके से यूपीएससी गलत बनाता है सवाल को, किस तरीके से सही करता है। और जो भी पैटर्न बदल रहा है उसको मतलब एज ए सीखने के लिए तो ठीक है, लेकिन उससे आपकी स्ट्रेटेजी को एकदम यू मोड़ नहीं देना चाहिए कि भाई आपने बिल्कुल ही अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली, क्योंकि वो एक साल के लिए हो सकता है, लेकिन दूसरे साल वापस चीजें बदल सकती हैं। बाकी ये तो होगी जीएस वाली बात। और सर सीसेट के लिए क्या करें? क्योंकि हिंदी मीडियम में सबसे बड़ा मुद्दा सीसेट ही है कि कॉम्प्रिहेंशन अभी तक 28 आ रहे थे, इस बार 23 ही पूछे, और जो 6 जो नए कम्युनिकेशन वाले जो सवाल ऐड हुए, तो उसके हिसाब से अब सीसेट को लेकर के हिंदी मीडियम वालों को क्या करना चाहिए? देखो सी सेट में मैं हमेशा भी बोल रहा हूँ, अभी भी अभी थोड़ा मेरा स्ट्रेटजी जो 2 साल
आफ्टर 2024 25 26 वाले पेपर देखने के बाद मुझे जो लगा वो मैं थोड़ा उसमें और मॉडिफाई करके थोड़ा एक्स्ट्रा करने के लिए बोल रहा हूँ। देखो सीसेट के लिए अभी से आप आई थिंक अभी से स्टार्ट कर लो। अभी से मतलब जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी से मतलब 2-2 4-4 घंटे दो, लेकिन नहीं थोड़ा बहुत टाइम दे दो। जैसे मान लो कोई सीसेट के क्लासेस वगैरह है या फिर पेप पीवाईक्यू ही देख लो, चाहे वो भी कर लो। वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको थोड़ा-थोड़ा समझने की कोशिश करो, वो क्या पूछ रहा है। तो क्यों कितना लंबा पूछा है और उसमें क्या-क्या पॉइंट है और मन-मन टॉपिक है, उसमें एक पता चला है मिक्सचर पूछ रहे हैं। और मेरे हिसाब से सीसेट के पेपर आप न 1993 से आई थिंक अवेलेबल है, तो वहाँ से लेके अब तक के मैथ, रीज़निंग सब सलटा ही दो, उसमें पूछने की ज़्यादा है ही नहीं क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन भी नहीं होंगे इतने। और फिर उसके साथ-साथ जैसे कोई भी दूसरी कोई पीसीएस वगैरह के कोई पेप मिल रहे मैथ, रीज़निंग मतलब आपको स्पीड बहुत बढ़ानी है। और मैं अभी जो मेरा अभी मैं आइडियल स्पीड बोलूँ तो आपका 1 घंटे में एटलीस्ट 40 क्वेश्चन होने चाहिए, आपके मैथ और रीज़निंग के सोल्व होने चाहिए स्टेप, भले कितना भी पेपर टफ आ जाए। अगर आप स्टैंडर्ड देखना चाहोगे, स्टैंडर्ड तो 2026 वाला पेपर है, इसके जो 40 क्वेश्चन मैथ, रीज़निंग को छाँट लो और उसको अगर आप विदिन 1 ऑवर अगर 40 क्वेश्चन करने हैं, उस लेवल की आपको एक स्मार्टनेस कहो या स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। फिर और मैथ रीज़निंग को अब आप स्किप नहीं कर सकते हो। पहले जैसे इसमें कर सकते थे लेकिन अभी नहीं पॉसिबल है क्योंकि अभी जो कम हो रहा है तो आपको ये स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा चीज़ ये है कि आप तीनों सेक्शनों को भी करना पड़ेगा। ये मैं 2 बार पहले भी जितने भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि आप छोड़ के नहीं जा सकते। यूपीएससी एग्ज़ाम ऐसा है कुछ छोड़ नहीं जा, जैसे मान लो इस बार वाला मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। पिछली बार नंबर सिस्टम से भर के क्वेश्चन पूछे थे, शायद डिस्टेंस और वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं था। इस बार वेलोसिटी के भर के था और नंबर सिस्टम बहुत कम क्वेश्चन पूछे थे। पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा आता था लेकिन अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है। तो मान लो कोई एक टॉपिक जो आप छोड़ के गए उसके 10 क्वेश्चन आ गए, फिर आप वहाँ पे छत गिनने देखने लग हो जाओगे या पंखा देख रहे हो कैसे घूम रहा है, फिर अच्छा नहीं बिल्कुल। लगेगा। तो हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप छोड़ो मत, कुछ भी मत छोड़ो क्योंकि जो छोड़ के गए वो ही बाय द वे आपका नहीं आया तो फिर आपका प्रीलिम्स पूरे 1 साल का मतलब गड़बड़ हाँ हो जी, जाएगा सिस्टम। जितना 2000 आप कर सकते हो उतना करके जाओ। 2023 में जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 12-13 सवाल थे, फिर 24, 25, 26 में पूछे ही नहीं इन्होंने और यही हाँ, रहता वही। है ये। तो अभी इस बार वाले 2026 में वेलोसिटी के क्वेश्चन ज़्यादा है, हाँ, हाँ, वेलोसिटी हाँ। डिस्टेंस के मतलब जैसे ट्रेन जा रही है उसके बीच का डिस्टेंस हो गया, फिर पूछा कि एक ही वृत्ताकार में दौड़ रहे हैं, उल्टा दौड़ रहे हैं, फिर कितना होगा काउंट। ये मेरे ऐसे कुछ कई क्वेश्चन थे मैंने देखे थे। तो ये अगर इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये फिर अब की बार हो सकता है कोई भी टॉपिक उठा लिया उसके बहुत सारे क्वेश्चन, हो सकता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पूछेगा, हो सकता है किसी और टॉपिक से पूछ ले बहुत सारे क्वेश्चन। और वही आप मान लो छोड़ के चले गए, फिर 10 क्वेश्चन छोड़ना मतलब आप ढाई का कितने 25 नंबर का जी, वही है तो हमने लॉस कर जैसे बैठोगे। यूट्यूब चैनल पे भी अपने प्रथम आईएएस वाले पे करवाए थे कॉम्प्रिहेंशन के सवाल। पिछले 11 सालों के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, लेकिन इसी साल बदलाव होना था और 11 साल का जो पैटर्न था ना वो इस बार बदल दिया। मतलब अगर वो नहीं बदला जाता तो ठीक है, हमने जो पढ़ाया था या फिर जो जिस तरीके से एलिमिनेट कैसे करना है वो सारी चीजें सीखी थी तो वो काम आ भी सकती थी, लेकिन चलो किस्मत की बात है या फिर जो यूपीएससी को जिस साल बदलना है वो बदलेगा ही, वो अपने लिए तो नहीं रुकेगा। तो जो चीजें सीखी है, क्योंकि हाँ, तभी मैं बोल रहा हूँ ना। सीखा हुआ लगातार आपके साथ रहेगा, ना कि जो स्ट्रेटेजी आपने हर साल चेंज की है वो काम आएगी। तो प्रीलिम्स पे तो तो मैन अपनी, यही है जो जी, प्रीलिम्स पे सारी हम्म, बातचीत तो लगभग मैन हो तो गई है यही है कि अपनी। आप इसको फोकस करो। हुँ। जो मैथ, रीजनिंग और इन तीनों टॉपिक्स को करो और अच्छे से करो, कोई छोड़ो मत। उनके सबके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। जैसे मान लो वेलोसिटी के इनके मेन बेसिक्स क्या है, रूल क्या है, कैसे इनका मतलब एवरेज निकाला जाता है। जैसे एवरेज की वेलोसिटी एवरेज के क्वेश्चन पूछे हुए पहले, तो उनका सबका बेसिक्स आपको कंठस्थ होना चाहिए। फॉर्मूला जो भी बेस्ड हो उसको आपको आना चाहिए। मैं इस पे हमें आज से मेरी ये स्ट्रेटजी और मुझे लगता है यही गोल्डन रहेगी आपके हुँ। सबके लिए। तो अपनी प्रीलिम्स पे तो सारी लगभग बातें हो चुकी है। मेंस पे शॉर्ट में यही बातें करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कब से करनी है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पीड कैसे बढ़ानी है और कैसे वहाँ पर यूपीएससी का जो मेन पेपर होता है मेंस का, जो 5 दिन आपका जो पेपर चलता है, वो उस टाइम में कैसे आपको मतलब सारी चीज़ें हैंडल करनी होती है और नोट्स कैसे बेसिकली वैल्यू एडिशन जो नोट्स होते हैं, क्योंकि जैसे सवाल पूछ लिया यूपीएससी ने तो आप लिख लोगे, हर कोई लिख लेगा, लेकिन एक अच्छा आंसर क्या होना चाहिए, उसमें क्या ऐसा वैल्यू एडिशन वाले चीजें ऐड करनी पड़ती है जिसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो उस पर बातचीत कर लेते हैं। पहले सबसे पहले मेंस में अपन एस्से पे बात कर लेते हैं। तो एस्से जैसे कि आपको पता है दो दो सेक्शन में होते हैं, 4-4 ऐसे, उसमें से पहले सेक्शन से एक ऐसे और दूसरे सेक्शन से एक ऐसे लिखना होता है और 125 125 नंबर के दोनों ऐसे होते हैं।
तो 250 नंबर का एस्से है और कहीं न कहीं वो आपको 100 नंबर भी दिलवा देगा और वो आपको 140 नंबर भी दिलवा देगा। तो एस्से को कैसे बढ़िया तरीके से लिखना है, उस पे आपके जो भी राय है वो आप एक बार बता दीजिए। देखो ऐसे का मैं खुद काफ़ी दोस्तों से मिला और उन्होंने ऐसे लिखे, उसके बाद में हमारा डिस्कशन हुआ, तो सब कोई लोग बोलते थे कि जिस ऐसे का मतलब हमें अच्छे से समझ में आता था उसको हम लिखते थे। और मेरा ये स्ट्रेटजी रहा था, जिस ऐसे के बारे में हम ज़्यादा मल्टीपल डायमेंशन सोच पाता था उसको मैं लिखता था। और मेरे पिछले साल 98 थे और इस बार 114 14 114 नंबर है। और उसमें से छोटी-सी चीज़ें थी जो मैं थोड़ा और ऐड करता तो मेरे वो भी मार्क्स बढ़ सकते थे। तो जो भी मैं थोड़ा इंटरलिंकिंग रिलेटेड थोड़ा इश्यू था वो मुझे उस समय भी लगा था पेपर में। क्योंकि इस बार क्या थोड़ा पेपर के पेज साइज़ बढ़ा दिए थे, तो उसके चलते मैंने ज़्यादा लिखने के चलते वो थोड़ा कनेक्टिविटी थोड़ी-सी लूज़ हुई थी, तो वो मुझे लगा था। तो वही है सब। लेकिन अभी हम लिखने की जो स्ट्रेटजी उसमें क्या करना चाहिए? पहला ये है कि आप पहले से एक बार अच्छे से पढ़ लो सारे एसेज, उनके टॉपिक समझ लो। फिर उसमें से आपको ऐसा एग्ज़ैक्ट वो एक ऐसे का टॉपिक है, वो एक थॉट है। तो उस थॉट को आपको प्रूव करना है कि ये सही है, या सही है तो कितना सही है, और हम इसको क्या-क्या अगर मैं नहीं सही हो रहा है तो कैसे सही कर सकते हैं, और उससे क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और ये मेनली यही डायमेंशन होते हैं। देखो पहली बात है थॉट क्या है, वो बताना है। फिर ये थॉट ऐसे आया क्यों है? इसके पीछे का कोई कारण होगा, तो वो थॉट के कारण बता दो कि आपको जो समझ में आ रहा है उस समय कि ये ऐसा-ऐसा। क्योंकि आप जीएस का इतना सारा नॉलेज लेके जा रहे हो, तो फिर आपके ऐसा नहीं होगा कि ये कुछ चीज़ें डायमेंशन टच नहीं होगा, आराम से कर सकते हो। आप पहला थॉट लिखे, जैसे मान लो आप परीक्षित जीवन व्यर्थ है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है सुकरात की लाइन, तो वही ये क्या है? मतलब ये कह रहा है कि आप एग्ज़ामिन नहीं करोगे अपनी लाइफ़ के जो भी पुराने जो भी बैकड्रॉप है, उसको अगर आप एग्ज़ामिन करके आप उसको वापस सही नहीं करोगे, तो वो आपका लाइफ़ जीना व्यर्थ टाइप है, क्योंकि आप वापस वही गलती करते रहोगे, अपने आप में सुधार नहीं करोगे कुल मिला के। वो पर इसमें यूपीएससी जर्नी में भी वही सेम। तो उस टाइम फिर ये लिखो क्या है, फिर क्यों आया ऐसा? क्यों आया है तो ऐसा एक एग्ज़ाम्पल लिखोगे, देखो ये ऐसा कोई स्टोरी घटित हुई थी, जैसे आपको भी कोई पता होगा, कोई थॉट होगा, हो गया। फिर कैसे कोई एडजस्ट करके दिखाओ कि ऐसे-ऐसे इसलिए होता है, इसलिए इनका कनेक्शन है, ये मतलब उसके पीछे भी एक कनेक्टिविटी बनाओ कि भाई ये इस थ्योरी से हिसाब से। फिर अगला नेक्स्ट आता है, तो अगर कोई बिहेवियर रिलेटेड होता है, वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, तो मुझे लगता है एक डायमेंशन लड़कों को सबको, या जो भी आप एस्पायरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि एक आप ह्यूमन जो साइकोलॉजी वाली बुक पढ़ना चाहिए ऐसे के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बता देता हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन एक मतलब एक टॉपिक जैसे दोनों में से भी एक सेलेक्ट कैसा करोगे ही आप, जिसमें आपका ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन कैरेक्टर ये एक इंडिविजुअल एक पर्सन कैसे अपने आप में डेवलप कर सकता है, और उस डेवलप में क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो ये आपका एक डायमेंशन जुड़ जाता है एक अच्छा वाला, और मैंने ये किया था। मैं एक टॉपिक था उसमें ऐसा नहीं लिखा था, दूसरे वाले टॉपिक में ऐसा लिखा था जिसमें एक में बिहेवियर से रिलेटेड था। तो ये आपको अपने लेवल पे ये एक डायमेंशन भी टच होगा, और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी डालता है कि आप ऐसा बिहेव कैसे अपने आप में डेवलप कर सकते हो। ऐसे में कुछ इस टाइप से लिखना है। कि आप पहले क्या है उसको लिखो, फिर लिखोगे क्यों है ऐसा, फिर कैसे हो सकता है, और फिर उससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। फिर उसमें हो सकता है ह्यूमन बिहेवियर, तो उसमें लिखोगे ह्यूमन बिहेवियर ये वाला है, ये कैसे डेवलप हुआ, अगर ये गलत है तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है, सुधारेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अच्छा, ये इम्पैक्ट। और फिर एक लास्ट में कंक्लूजन में लोग क्या करते हैं, वे फॉरवर्ड को ही लिख के आते हैं। आपको कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड नहीं लिखना है, कंक्लूजन में लिखना है पहले लाइन पढ़ो, लाइन में क्या लिखा हुआ है, जैसे अपरीक्षित जीवन व्यर्थ है, तो फिर बोल रहा है कि परीक्षित जीवन से क्या-क्या होता है, कि परीक्षित जीवन करेंगे तो तो वे फॉरवर्ड से पहले परे ये व्यवहार की व्यवहारिक लाइफ में ये कैसे होता था, तो उसको एकदम कनेक्ट करके उसको कंक्लूड करना है। तो हम इस तरह से हम बोल सकते हैं ये एग्जाम्पल, और हमने ऐसा एनालिसिस किया, इससे लगता है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, और ये हुआ है। तो उस हिसाब से कंक्लूड करना है कि वे फॉरवर्ड के लिए ये होगा वैसा होगा, हम लोग ग्लोबल में ये कर पाएंगे, वो ऐसा नहीं लिखना है। ये आपके परिणामों में लिख सकते हैं, प्रभाव क्या पड़ेगा, इफेक्ट, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा। कंक्लूजन में ऐसा है, आपको उन सभी को समराइज़ करना है कि हमने ऐसे-ऐसे एनालिसिस किया, उसमें ये लगा और ये ऐसा-ऐसा है। तो इसका मतलब ये लगता है कि हम अगर अनएक्ज़ामिन्ड लाइफ़ रहेगी या अपरीक्षित लाइफ़ रहेगी, तो वो ज़्यादा खराब रहेगी। इसको अच्छे से करेंगे तो जी। सही रहेगा। मतलब इस टाइप से कंक्लूड करके खत्म करोगे तो लगभग
लगभग हो जाएँगे आराम से 1200 वर्ड्स आराम से समझ जाओगे और अच्छे से। और नेक्स्ट इसमें ही सभी को एक साथ कंक्लूड करूँ तो बात ये है कि आपको थॉट मेन रखने हैं, एग्ज़ाम्पल उसमें केवल सब्सटेंट करने हैं। भई जैसे मान लो कोई थॉट लिखा हुआ है, जैसे उपयोगितावाद सिद्धांत को आप लिख रहे हो तो उसमें लिखोगे अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को सुनिश्चित करना, मिनिमम लोगों को नेगेटिव इफ़ेक्ट हो, ये करना है, ये बता के फिर लास्ट में कोई एग्ज़ाम्पल लिख देना है कि जैसे मान लो कि किसी एक इंसान का घर है जो किसी रोड के या हाईवे के बीच में आ रहा है, तो उसको रिक्वेस्ट करोगे आप यहाँ से इस कंपनसेट करके हम बना रहे हैं, लेकिन रोड को अगर सीधा निकाल देंगे तो रास्ते सही ज़्यादा घुमाव नहीं होगा तो रोड सीधा बन जाएगा, तो एक ऐसा सिचुएशन है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि अधिकतम लोगों का खुद सुख होगा कि कनेक्टिविटी अच्छी होगी ये वाला। तो जी, वो उस टाइप वाले रखना है मेन, क्योंकि इसमें थॉट को ही ज़्यादा एक्सप्लेन करा, ना कि किसी एग्ज़ाम्पल की पूरी स्टोरी लिखी जा रही है। जी। तो ऐसे के लिए मोटी-मोटी स्ट्रेटजी यही रखनी है। तो सर ने पूरा जो पैटर्न था कि कैसे ऐसे को लिखना है, उस पे बातचीत कर ली। उसके साथ में मैं कुछ ऐड ऑन करूँगा कि जो आप जो सी भी आपकी जैसे हिंदी लिटरेचर ही मोस्टली हिंदी मीडियम की ऑप्शनल लैंग्वेज होती है। तो आप हिंदी लिटरेचर के कुछ कथन हैं, उनको अलग से लिख सकते हो, जो कि एस्से में पुट किया जा सकता है। या फिर आप पढ़ते टाइम में या फिर तैयार करते टाइम में जो आपके टॉपर्स की कॉपीज़ है ना एस्से के लिए, उनको एक बार मॉडल आंसर के रूप में यूज़ कीजिए, मॉडल एस्से के रूप में यूज़ कीजिए। बाकी तो बहुत सारी बुक्स है जिसको मार्केट में से आप परचेज़ कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट कॉपी है जिन टॉपर्स के एस्से में अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, उनको थोड़ा-सा पढ़िए, है ना? और उनसे ये निकालने की कोशिश कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा जिनकी वजह से उनको 130, 140 नंबर मिले, है ना? 110 प्लस, 120 प्लस जो मार्क्स मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छे मार्क्स है एस्से में। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो एस्से पे हाँ, अपनी बातचीत हो गई है, पूरा आ कैसे लिखना है और सारी चीज़ें कहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ा जा सकता है, ऐड ऑन किया जा सकता है, वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। अब बाकी जो जीएस 1 टू 3 है, एथिक्स की थोड़ी-सी अलग से बात करेंगे। जीएस 1 टू 3 में जैसे जनरल आंसर क्योंकि प्रीलिम्स में वो कॉमन सब्जेक्ट्स होती है कुछ छोड़ करके जैसे इंटरनल सिक्योरिटी होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें छोड़ करके। तो जो आपका प्रीलिम्स का नॉलेज है, कहीं न कहीं उस नॉलेज के बेस पर आप मेंस का आंसर तो लिख ही लोगे। लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ेगी जो कि उस क्वेश्चन स्पेसिफिक जानकारी को बताती हो, उसको इवैल्यूएट करके बता रही हो। कुछ ऐसा डेटा, कुछ फैक्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, है ना? कुछ ऐसे एक्ट या फिर कुछ ऐसी संस्थाएँ जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कर रही है ना? तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके एक अच्छे आंसर को बना सकती है। बाकी हम लोकेंद्र सर से जानेंगे कि उन्होंने 2 बार मेंस लिखा, तो एग्ज़ाम टाइम पे या फिर जिस दिन एग्ज़ाम होता है मेंस का, उस दिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है कि कैसे आंसर को पूरा करना है? क्योंकि 3 घंटे में 50 पेज भरने, 20 क्वेश्चन्स लिखने बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी सर कि आप एग्ज़ाम वाले दिन पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस किस तरीके से आपने करी? हाँ, देखो इस मैन अभी आपको अगर पूरा ही बताऊँ तो आप जैसा अभी बताया सरों ने कि आपको दिन में 2 पेपर लिखने हैं और आप सच बताऊँ मतलब लास्ट तक जो पेपर जो शाम वाला खत्म हो रहा है तो लास्ट 20वाँ क्वेश्चन आप टच करते हो ना मतलब पूरा एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो, इतना लिखना पड़ता है और उसके लिए मैं अभी आपको अभी से ही स्ट्रेटजी बता देता हूँ, 1-2 डायरिया बना दो। और अगर आप कोशिश हो तो इसमें टॉपिक्स लिख दो कि ये इंटरनल सिक्योरिटी है इसमें। और जैसे-जैसे जो भी आप करंट अफ़ेयर में पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, उसको उसमें लिखते जाओ। अभी आपको एक लेटेस्ट बता देता हूँ, तो अभी जैसे अभी मैरीज़ जो इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी का टॉपिक है, उसमें जैसे अभी केतन और ये सिया वाला केस है, ये लोग अभी सभी लोग इसको पता नहीं जैसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये आप अपने सोसाइटी के एग्ज़ाम्पलों में यूज़ कर सकते हो। तो आप इस डायरी में लिख के रखो, तो आपको बाकी वाली चीज़ें में जो जितना बहुत हाई प्रोफ़ाइल या जो बहुत ऐसे न्यूज़ में रहा है, तो सबको पता है। आप में सोसाइटी में मान लो मैरिज इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर एथिक्स में जैसे मान लो इमोशनल इंटेलिजेंस का कैसे नेगेटिव यूज़ किया जा सकता है, तो आप देख सकते हो, वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो इस केस में, कि आप देख सकते हो कैसे किस तरह से वो अपने आप इमोशन को टच अगर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या नेगेटिव कैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उसका उपयोग किया जा रहा है उपयोग किया या दुरुपयोग किया जा गया है। तो उस टाइप का ये देखो एग्ज़ाम्पल ऐसा। तो आप देखो ये मल्टीपल 2 एग्ज़ाम्पल तो मैंने अभी हाथ-वाथ सोच के आपको दिखा दिया, बता दिया। तो ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए जो आपके आस-पास हो रहा है, इन सबको लिखते रहो और भी कोई न्यूज़ में पढ़ते रहोगे, तो आप वो जो भी लिखते रहोगे, साल भर में जो भी ऐसा कंटेंट आ रहा है या फिर जो कोई नाम क्या है जैसे स्टडीज़ वगैरह आ रही है या किसी की रिपोर्ट वगैरह आ रहा है,
उसका भी एनालिसिस देखो, जैसे मान लो अभी आपने हंगर इंडेक्स देख लिया, मान लो हंगर इंडेक्स अभी देख लो, 10 साल पहले का देख लो एक बार, वो आपके पास बेसिक रख लेना कि ये पहले इस स्तर का था हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग, तब हमारे पास जो भी उसके पैरामीटर थे उसमें क्या क्या था। अभी जो आएगी उसका देख लो, फिर उसका ग्राफ बना के याद रख लो। ऐसे सभी चीजों में, जैसे मान लो अभी आप जैसे बोले कि पॉलिटी में जो केस वगैरह हो गया, या कभी कोई टिप्पणी हो गई, या कभी संसद में डिस्कशन के समय कुछ बोला गया हो ऐसा पॉइंट जो बहुत अच्छा, कभी कभार बहुत अच्छी डिबेट होती है तो उसमें भी बोल, तो वो जो अच्छी अच्छी चीजें होती है, या फिर जैसे कोई जजमेंट में, जैसे मान लो एक बार मुझे अभी याद है, इसमें जो जिसकी महिलाओं की, जैसे जो शादीशुदा अविवाहित महिला, उनके लिए जो पहले अलाउ नहीं था अबॉर्शन कराना, फिर उसके लिए जब ये चंद्रचूड़ सर थे, उन्होंने वहां में, तो उन्होंने ही ये रूलिंग दी थी कि भाई अलाउ है, तो वो चीजें उसमें क्या बोला था उन्होंने, किस पॉइंट को बोला था, वो हो गया। बाकी और इससे रिलेटेड एक और बता देता हूँ, रूलिंग से रिलेटेड, पहले हदिया मामला जो केरल का था, उसी से ही डिराइव करके 2018-19 में क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू मैरिज क्यों कौन से आर्टिकल में आता है। तो ये एक, मतलब कहते हैं ना डेवलपमेंट थ्योरी, जो आपको रेगुलर बेस पे जो भी आसपास घट रहा है, जो भी सुन रहे हो, इन चीजों की एक डायरी बना लो और सबको लिख के रखो, सभी को जो जो आपको याद रहता है, और उसको रिवाइज करते रहो, और उसी से ही पॉइंट बनेंगे मैक्सिमम आपके आंसर राइटिंग में, आपको समझना, और वो बहुत ज्यादा आपको याद रहेंगे, जितने आपको एग्जाम्पल याद रहेंगे उतने ही ज्यादा पॉइंट लिख पाओगे, उतने ही ज्यादा डायमेंशन। तो मेरे जो सब, मैंने कई लोगों को बोला वो अभी सेलेक्ट भी हुए हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें की थी और उनको काफ़ी हेल्पफुल हुई, तो मैं मुझे लगता है आपको भी बहुत हेल्पफुल हो गई। पहली बात ये कर लो। दूसरा बात ये है कि कीवर्ड पे फ़ोकस करो। केवल बहुत सिंपल लैंग्वेज मत लिखो, टू द पॉइंट लिखो और कीवर्ड लिखो। ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, टू द पॉइंट। जैसे मान लो सामाजिक जवाबदेहिता, बस इतना लिखो, फिर एग्ज़ाम्पल लिख के निकलो। बाकी इतना मत, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि समाज के प्रति सभी लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि वो ये करे ताकि समाज में शांति बनाए, जो भी ऐसा पॉइंट इतना लंबा मत लिखो। ये हो गया। बाकी जगह समाज का बहुत जैसे वैल्यू लेवल पे समृद्ध होता है, ऐसा बड़ा नहीं, सीधा उसका एक कॉन्सेप्ट है कि सोशल नाम क्या है, इंटीग्रिटी हो गया, या सामाजिक पूंजी हो गया, कि सभी एक साथ सौहार्द में रहेंगे, सद्भाव में रहेंगे, तो उनका एक ही वर्ड है सामाजिक पूंजी। तो ऐसे कीवर्ड्स याद रखो, मैक्सिमम हर टॉप सब्जेक्ट स्पेसिफिक याद रखो, और वो रिफ्लेक्ट करो और उसको अंडरलाइन करो, और नीचे एग्जाम्पल लिखो जो आपने अभी थोरोली एक साल में जो भी पढ़ा उसको याद करके रखो। ये अगर स्ट्रेटजी रखोगे तो इसमें आप बहुत मैक्सिमम पॉइंट लिख पाओगे, बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे, और बहुत ज़्यादा पॉइंट, बहुत ज़्यादा एनालिसिस, बहुत रिच रहेगा आपका आंसर, आपके पास बहुत ज़्यादा रहेंगे। नहीं तो आप पता है क्या करोगे लास्ट में, कभी कभार जैसे मान लो किसी कोचिंग का कोई कंपाइलेशन आएगा, वो आप रटोगे, लेकिन वो चीज़ें उनकी डायमेंशन नहीं आपको समझ में आएगा कि भाई ये पॉइंट कहाँ। लेकिन मान लो अभी मैंने जो बताया ये केस मैंने 2-3 बार सोचा अपने लेवल पे, तभी मुझे 2 डायमेंशन लगे। अब ये कई जगह और भी यूज हो सकता है, जैसे सोसाइटी में, फिर भी इंटरनल सिक्योरिटी में भी अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह से, जैसे मान लो जो होते हैं, नाम क्या है, स्लीपर सेल वगैरह, वो भी ऐसे इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, इनको डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, ये वगैरह टेक्नोलॉजी लेवल पे क्या एडवांसमेंट कर सकते हैं, जो भी ऐसा, तो उस टाइप वाला हम देख सकते हैं एनालाइज। ये अपने लेवल पे जब मैं बोला ऐसे डाटा देखोगे तो उसमें रिफ्लेक्ट होगा। दूसरी बात ये सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड जो भी डाटाज वगैरह है, जो भी इंडिया की कंडीशन है, उन पे सब पे आपका डाटा तैयार होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इंडिकेटर्स है वो हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंडिकेटर है वो हो गया, न्यूट्रिशन, मतलब बेसिक जो भी सोशियो इकोनॉमिक सारे आपके तैयार रहने चाहिए। और उसके अलावा पॉलिटी का हो गया, इसमें हो गया, और ज्योग्राफी के लिए वो तो आपको बेसिक्स पढ़ना है, और प्लस अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट में कुछ चीज़ें हो रही है उनको याद रखना। जैसे मान लो कुछ नया रिफॉर्म लाया, या कुछ नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है मौसम को एग्जामिन करने की, या फिर जो भी चक्रवात वगैरह इनका कैसे मतलब इनको कैसे ज्वालामुखी वगैरह। कैटेगराइज किया जाता है। हाँ, तो उस टाइप में ये हो गया। हिस्ट्री के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, पहले ऐसे याद करो कि थ्रू आउट साल दर साल सोशियो इकोनॉमिक, जैसे उस समय की क्या इंपॉर्टेंस थी, जैसे मान लो अभी मैं बोलूँ, वैसे यूपीएससी ने बोल दिया है कल्चरल इनमें डेवलपमेंट किया है, हर जगह की मान लो अलग अलग इंपॉर्टेंस थी, कि उस समय ये था, उस समय क्या कर रहे थे लोग, फिर बाद में धीरे धीरे चेंज हुआ, फिर उसमें क्या चीज़ थी वो चीज़ ऐड है। और वो कल्चरल डेवलपमेंट है, एक तो किसी विशिष्ट व्यक्ति जिस जो बहुत अच्छा रहा हुआ, जैसे मान लो अभी अकबर का पूछा था, अकबर अब जैसे इसमें बहुत बड़ा काल बताया जाता है कि भाई मुगल साम्राज्य में सबसे अच्छा टाइम रहा था, या उनके टाइम
टाइम डेवलपमेंट था। तो ऐसे जो भी अच्छा रहा, जैसे चोल साम्राज्य भी रहा बहुत अच्छा, तो उनका हो गया, या कृष्णदेव राय जी का जो शासन काल रहा था वो अच्छा। तो ऐसे लोगों के जो भी अच्छे अच्छे अचीवमेंट है वो 10 पॉइंट में, एक पॉइंट में आप लिख के रखो बस इतना। जैसे मान लो अष्ट दिग्गज किस था, तो 10 अष्ट एक दिग्गज का किसी का नाम लिख दो और पीछे लिख दो कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये था। ऐसे एकदम फॉर्मेट में 10-10 पॉइंट जो जो बेसिक है, ये अगर हिस्ट्री में कर लोगे कल्चर लेवल पे तो मोटा मोटा आपका हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, एक एक एग्जाम्पल पीछे लिख देना कि ये। बाकी थोरोली आप पहले से पढ़ चुके हो, ऐसा एक बार कंटेंट ये रेडी रखोगे तो आपको मतलब वहां पे जाके लिखने में ज्यादा इश्यू नहीं आएगा। तो मल्टीपल एग्जाम्पल प्लस मल्टीपल डायमेंशन टच हो पाएगी। जी, तो मेंस पे ये सारी बातचीत हो गई कि जो कंटेंट एक बार आपने पूरा मेंस का मान लीजिए कहीं से भी पढ़ा हो, नोट्स पढ़ लिया, आपने सिलेबस खत्म कर लिया, उसके बाद आपका एक ही काम बचता है कि आपको काम करना है वैल्यू एडिशन पे, कि कैसे इंट्रोडक्शन में, कैसे मेन बॉडी में, कैसे कंक्लूजन में कुछ डेटा, कुछ रिपोर्ट, कुछ फैक्ट्स, भले डायग्राम हो, ये सारी चीजें ऐड ऑन करके आप एग्जाम्पल ऐड करके कैसे आप एक बेटर आंसर को लिख सकते हो। तो वो मेंस में जो जीएस 1 to 3 है, तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस मतलब कहीं ना कहीं उस आंसर की रहेगी, उसमें अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो जीएस 1 to 3 का आपने देख लिया कि किस तरीके से सर ने बताया सारी चीजें, हिस्ट्री को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के, अलग अलग सब्जेक्ट की सारी बातचीत हो गई। अब अपन थोड़ा सा इथिक्स पे बातचीत कर लेते हैं कि कैसे जो 13 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आते हैं और जो 20-20 नंबर की 6 केस स्टडी जाती है, उसको कैसे लिखना है, क्योंकि सबसे लेंथी पेपर अगर मेंस में होता है तो वो होता है इथिक्स का पेपर। तो उसको 3 घंटे में किस तरीके से करना है, केस स्टडी पहले करनी है या फिर बाद में करनी है, और कैसे सवालों को सॉल्व करना, उन पे जो लोकेंद्र सर के जो राय है उसको जानेंगे, उन्होंने किस तरीके से लिखा था वो भी सारी चीजें बताएंगे लोकेंद्र सर। एथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदी मीडियम के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। और वैसे GS 3 भी है क्योंकि इसमें मार्किंग बहुत कम हो रही है, बट उसको भी थोड़ा ध्यान देना। लेकिन अभी एथिक्स पे अपन मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हैं उस पर काम करेंगे। एक्चुअली थोड़ा मेरा इसमें नेगेटिव परसेप्शन भी रहा एक तो, क्योंकि मेरा खुद का पिछले वाला पेपर नहीं हुआ था पूरा। आई थिंक शायद 3.5-4 क्वेश्चन छूट गए थे। उसके बावजूद मेरे 108 मार्क्स है इसमें सी जो 2025 में। तो जो मैंने उसमें दिखा और जो मुझे लगा कि इसमें क्या अच्छा पॉइंट हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एथिक्स में बेसिक्स लेवल पे आप लिख दो। हाँ, और ट्राई कर रहा हूँ मैं भी, एक अच्छी मेरे पास नोट्स है उसको मैं अच्छे से करके, और अगर हो सकता है उसको प्रिंट वगैरह तो मैं अवेलेबल हो जाएगा, मेरा खुद का टेलीग्राम है या फिर मैं डाल दूंगा उसको, आप देख सकते हो। वो भी थोड़ा टाइम लगेगा, वरना बाकी जो आपके पास अवेलेबल है उसमें पहले आप बेसिक्स लेवल पे जो जो टॉपिक्स है उसको समझ लो। कि जैसे मान लो अभिवृत्ति है, उसके जो भी टॉपिक्स है, कीवर्ड्स है, जैसे सिलेबस यहाँ चिपकाया हुआ है इसमें, तो जो भी टॉपिक्स है उनको देख लो, उसमें क्या क्या पूछा गया उसको देख लो। तो मान लो आपने अभिवृत्ति देख लिया, एटीट्यूड में क्या, फिर उसने पूछा घटक घटक क्या क्या है, उसके बाद में संरचना क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, ऐसे करके जो भी बेसिक्स है, मेरे कहने का मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता इनका, ये पढ़ लो आराम से इसका चेंज होते हुए। फिर उसके साथ पीवाईक्यू भी देख लो कि इससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्या पूछा हुआ है, तो उसको कैसे हम डील कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हो गई। फिर नेक्स्ट लेवल पे जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, एक तो गवर्नेंस वाला जो है, शासन में ईमानदारी, और वो जो शासन में शुचिता सुचिता करे, वाली। और एक सिविल सेवा वाला, दोनों पीछे वाला। इनको अच्छे से इसलिए करो क्योंकि इसमें काफी कानून के बारे में उसको करो, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और वहीं आपको डिसीजन रिफ्लेक्ट करने हैं, आपको जो भी काम करने हैं, नैतिक दुविधा वगैरह उनका। तो वो थोड़ा अच्छे से कर लेना, उसमें जो भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनको, सभी जो भी नेटवर्क रिलीजन थोड़ा है सा या कट हो जो। गया था, आप एक बार हल्का सा वापस ब्रीफ कर दीजिए, हल्का सा नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ, तो वापस मैं बोलूँ तो पहले तो मैं बोल रहा था कि पहला टॉपिक है एक तो कल्चरल इंडिया में, जैसे कल्चर है ना, उसके अंदर कौन कौन से जैसे रिलीजन वगैरह उनसे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक बात होती है। कि किसी रिलीजन ने बोला, जैसे जो हमारे सिख रिलीजन, जिसमें 3 है, नाम जपना है, वंड चको है, या इसमें एक जो 3 है, मतलब अभी कीरत, ऐसा अगर 3 पॉइंट है वो हो गया। या फिर जैसे इस्लाम में है इबारत हो गया, ज़कात हो गया। तो इस ये क्या है कि नाम क्या उनकी इथिक्स है धार्मिक। वहीं दूसरी जगह फिर दूसरे चैप्टर की उसी चैप्टर में हम देखेंगे तो महान लीडर हो गए, महान सुधारक, समाज सुधारक हो गए, और महान जो एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, जो प्रशासक हुए, इनके एग्जाम्पल लिखो कि इनमें ये वैल्यू सिस्टम था, और इस वैल्यू सिस्टम से रिलेटेड उन्होंने ये किया। जैसे मान लो भीमराव अंबेडकर जी का बोले कि वो
महिलाओं के लिए बहुत ऐसे असमानता की बात करते थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के चलते अपने आप को नाम क्या इस्तीफा दे दिया था कि हम मेरी इस बात को माना नहीं जा रहा। वो उसको तो वो एक दृढ़ता दिखाती है, उनका एक डेडिकेशन दिखाता है कि वो मतलब अपने पोस्ट से भी इतना वैल्यू नहीं दे रहे जितना कि महिलाओं की समानता की, हिंदू कोड बिल लाओ ताकि महिलाओं की समानता सुनिश्चित हो। ये हो गया। वहीं जब हम लोग सावित्रीबाई फुले का देखते हैं तो उन्होंने भी यही किया कि उन्होंने अपने लेवल पे कई चुनौतियाँ देखी लेकिन फिर भी उन्होंने की। तो ये आपके स्टोरी याद होनी चाहिए कि उन्होंने जैसे महात्मा गांधी जी का बोला था अहिंसा उनका सबसे मतलब प्रायोरिटी वाला मूल्य था। उन्होंने उसको कैसे सुनिश्चित किया। फिर उन्होंने देखो चौरा-चौरी कांड में देखने को मिलता है कि उन्होंने जैसे हिंसा हुई तो उन्होंने आंदोलन रोक दिया। तो ऐसे मोटे-मोटे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल या वैल्यू और उसके पीछे स्टोरी आपको उनकी जो रियल लाइफ बेस्ड जो भी है स्टोरी है वो लिख के रख दो। आप बाद में भले एकदम चोरा-चोरी कांड ही लिखो, बाकी वाली स्टोरी आपको पता है लेकिन आप उसको हिंट करके रखो, ये चीज़ आपको याद वहीं फिर जाके जो आपका दर्शन वाला टॉपिक है, उसके अंदर मैक्सिमम जितने भी स्कॉलर हुए रहे हैं, जो भी धार्मिक दार्शनिकता रही है या जो भी जैसे कौन-कौन? हाँ, दार्शनिकों के लेवल पे देखा जाए तो इंडिया के हो या चाहे विदेशों के हो, जो भी है जितने मैक्सिमम उनके मैक्सिमम जो भी एग्ज़ैक्ट वही वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया है, तो वो आप लिख के रखो। एक जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं बोलूँ तो लोक संग्रह का सिद्धांत दिया है या वैसे ही जो एथिक्स में जो बाहर के किसी विदेशी व्यक्ति ने जो बस वर्ड यूज़ किया है, उसी को ही यूज़ करना है, आपको याद रखना है। ये आपका एकदम कंठस्थ करो। जैसे उसमें निकोमीन ऐसा एथिक्स के रिलेटेड है, सुकरात का है या अरस्तू का मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो वाला ऐसे याद रखना है। तो आपको एग्ज़ैक्ट वही याद करके रखना और उसी की जो आपको एक्सप्लेन करके पीछे याद रखना। तो ये वाला बात अपने लेवल पे करो, ऐसे कम से कम आपको 50 प्लस होने चाहिए एटलीस्ट 100 तक कीवर्ड या वो जो थ्योरीज है वो याद रट के रखनी है, जातवाद हुआ नेकांतवाद के साथ। और उसको हर आंसर में कोट आंसर में आप जो भी अपने लेवल से बोल रहे हैं ना कि एथिकल लेवल पे मैं ये करना चाहता हूँ तो उसके पीछे कोट करो कि ये क्यों। जैसे मान लो कि एक आप गरीबों के लिए कल्याण क्यों कर, तो भी जो पीछे मेरे लगे हुए विवेकानंद जी इन्होंने बोला था दरिद्र नारायण नर सेवा नारायण सेवा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको लिखोगे, उन्होंने ये बताया था, ये एक नैतिक बात है और इससे हम जो नाम का जो दरिद्र है, जो गरीब लोग हैं, उनका विकास करते हैं, तो भगवान की भी सेवा के समान है। तो इनको हम कोट करेंगे और इस तरह से आंसर लिखेंगे तो वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन धीरे-धीरे ऐड करते जाओगे तो अपने आप उसमें सुधार हो। इसके लिए फिर वापस मैं डायरी लिखने को बोलूँगा, जिसमें आप एक छोटी-सी डायरी बना के ये कीवर्ड और उनको एक्सप्लेन करने वाला एक लिख के रखो। तो बहुत बार रट लोगे तो अपने आप आपको याद आ जाएगा और अपने लेवल पे भी एनालाइज़ कर सकते हो। वो भी सोचो कि भाई अच्छा ये मान लो इस लेवल की एथिक्स आएगी तो हम कैसे लिखेंगे, उसमें कैसे ऐड करोगे। तो ये रिलीजन की हो गई और फिर नाम के दार्शनिकों के लेवल पे हो गई या फिर एमिशन के रिलेटेड हो गई या कल्चरल के रिलेटेड हो गई, सब डायमेंशन में आप इसको कर पाओगे। और अब लास्ट एक क्वेश्चन रहा जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट पूछा जाता है उसमें स्टेटमेंट मेनली आप पहले थोड़ा-सा छोटा-सा उसको एक्सप्लेन कर लो या उसमें लेटेस्ट कोई ऐसी स्टोरी हो जो घटित हुई, उससे बिल्कुल एकदम एक्यूरेट उसके साथ बैठ रही हो, वो लिख दो कि हाल ही में एक स्टोरी हुई थी, जो घटना इससे इस उपयुक्त जो भी दिया हुआ है सेंटेंस से रिलेटेड है। फिर उसके बाद सीधा उसके पक्ष में लिखो कि ये बात कैसे सही है। अगर 2 टॉपिक में टूटी हुई है, तो उसको दोनों पहला वाला भाग डिस्क्राइब करो कि मान लो जैसे कोई सेंटेंस है कि ये ऐसा होता है तो। फिर से लिखो कि हाँ, ऐसा प्रसार व्यक्तिगत लेवल पे ये देखा गया है। फिर हमने सामाजिक लेवल पे भी ऐसी देखी है कि ऐसा होता तो यूँ होता है या ऐसा नहीं होता तो ये होता है। इन दोनों डायमेंशन को लिखो, पहले व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक, फिर वापस व्यक्तिगत, प्रशासनिक और सामाजिक, ये तीनों दोनों लेवल पे देखना है कि हाँ, ये बात सही है। फिर लिखोगे आज के लेवल की प्रासंगिकता क्या है, तो फिर अभी की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कैसे किया जा सकता है इस स्टेटमेंट के साथ, उसको ऐड करो। पहले आपको प्रूव करना है तीनों लेवल पे कि ये सही है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। फिर लिखना है कि नहीं होगा तो ऐसा गलत हो जाएगा, वो लिखना, दोनों हो गए। फिर तीसरे पे लेके जाके प्रासंगिकता करना है कि ये कैसे ये प्रासंगिक रहेगा कि जो अभी जैसे ये जो स्टेटमेंट है इसको करेंगे तो अभी जो लेटेस्ट में जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सोल्व की जा सकती है। तो हम इन लेवल पे पहला डिस्क्राइब, दूसरा दोनों डायमेंशन यस और नो, तीसरा प्रासंगिकता और इसी को करेंगे तो ये जो क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड ये सोल्व हो जाए। तो जीएस 4
क्लिक हो गया केस पूरा। स्टडी के बारे में सर थोड़ा बता दीजिए कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है? केस स्टडी में मेनली देखो मैं अभी इंट्रो से रिसर्च शुरू करूं तो देखो हर केस स्टडी को सोल्व करने का थोड़ा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज रखो। उसके लिए मैं 5 स्ट्रेटजी बता देता हूँ कैसे कैसे सोल्व की जा सकती है। पहला एक ऐसा हो सकता है जिसमें आपने कोई कोटेशन लिख दिया, बिल्कुल उस पे फिक्स बैठना चाहिए। आप जो भी कोटेशन लिख रहे हो वो केस स्टडी पे फिक्स बैठना चाहिए। एक तरीका ये हो सकता है इंट्रो लिखने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उस केस स्टडी को सोल्व करने के लिए कौन कौन सी वैल्यू जरूरत है। तीसरा ऐसा कि आप बोलोगे कि उपयुक्त केस स्टडी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठता, बौद्धिक सत्यनिष्ठता या व्यावसायिक सत्यनिष्ठता हो गई, ईमानदारी जैसी वैल्यू की आवश्यकता होगी। इससे स्टार्ट कर सकते हो। एक होगा कि इसमें कौन कौन से एथिकल इश्यूज है या एथिकल डायलेमा है, ये इससे शुरू हो गया। एक रिसेंट कंटेक्स्ट दे दिया कि अभी ऐसी ऐसी घटना और हुई है। कोटेशन हो गया। हाँ, एक ऐसा लिखते कानून कौन सा है या नाम क्या है, संविधान में कहाँ मेंशन किया जिससे रिलेटेड ये केस स्टडी है, ये लिख दिया। तो देखो इतना हो गया। फिर स्टेक होल्डर वाला जो पहले चलता था वो अभी भी स्टेक होल्डर कौन कौन से है इसमें, उससे स्टार्ट किया। अब ये 6-7 टाइप बता दिए। 6-7 टाइप का भी आपको हमेशा अपने लेवल पे एनालिसिस करना। जैसे मान लो इश्यू अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है कि उपयुक्त में कौन कौन से नैतिक इश्यू है, तो आप इश्यू से मत सॉल्व करो क्योंकि फिर वो रिपीटेड होगा। अब आपको इसमें दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कौन कौन सी डायमेंशन कौन कौन सा फिट बैठता है, उस हिसाब से। तो आपके इस 6-7 केस स्टडी और 6-7 अलग अलग टाइप के हो गए। और कोटेशन जो भी याद आ रहा है, ऐसे कोटेशन बहुत सारे याद कर लो जो आपके बिहेव से रिलेटेड हो। वो यहाँ एथिक्स में भी काम आ जाएंगे, ऐसे में भी काम आ जाएंगे। तो ये दोनों जगह काम आने वाले दोनों चीजें। तो एक कोटेशन ठीक ठाक एक प्रशासन की याद कर लो और दूसरा याद कर लो इससे रिलेटेड नाम क्या है, विवाह व्यवहार के हिसाब से कि आप एक इंसान कैसे बिहेव करता है उससे रिलेटेड जो भी आ रहे हैं आपको याद हो सकते हैं। मैक्सिमम इतना कोटेशन याद करो और उनको ऐड करते जाओ। लास्ट में मैंने केस स्टडी में स्टार्ट में भी लिखता था, कंक्लूजन में भी एक आध पंक्ति जरूर लिखता था किसी ना किसी याद जो आ रही थी उसमें। और जो बाकी मैंने कोर ऑफ एक्शन लिखा है आप अपने लेवल पे क्या करोगे, तो उसके लिए आप उसमें पक्का लिखोगे। आप जो कर रहे हो ना उसमें लिखो यूटिलिटेरियन, जैसे जो उपयोगितावाद सिद्धांत के अनुसार मैक्सिमम अधिकतम लोगों का सुख इसमें है तो मैं इसके लिए काम करूंगा। या फिर वो लोक संग्रह सिद्धांत के अनुसार मुझे जो श्रीमद् भगवत गीता में उनको अंडरलाइन करो, इस सिद्धांत के अनुसार लोगों का वेलफेयर करना मेरा कर्तव्य है। तो मैं इस कर्तव्य के लिए मैं उन सभी को, आप ऐसे मत लिखो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसे करूंगा वो करूंगा, ये आपकी बात सही नहीं रहेगी। आप इस नैतिक इश्यू के साथ या इस नैतिक सिद्धांत के साथ कनेक्टेड, वो आपकी बहुत कनेक्ट है, तो आप इस कनेक्शन के चलते इस काम को करोगे और वो आपको एक ऑब्जेक्टिव बना रहा है, आपको एक वस्तुनिष्ठता दे रहा है कि आप इस कॉन्सेप्ट के चलते ये कर रहे हो। ये हो गया। दूसरा ये है, इसके साथ साथ आप कुछ डायलेमा भी एक पेज पे लिख के रखो। ये भी मैंने किया था। डायलेमा का लिस्ट बना के रखो, क्या हो सकता है कि भाई जैसे एक विकास हो सकता है या पर्यावरण हो सकता है, लोग लॉन्ग टर्म फायदे चाहिए या न्यूनतम फायदे चाहिए, कभी लाल फीताशाही चाहिए या स्मूथ गवर्नेंस चाहिए। ऐसे बहुत सारे बनाम बनाम लिख के ऐसे मैंने उसकी भी 50 ऐसे डायलेमा की लिस्ट बना के रखी थी। इश्यू इथिकल इश्यू की है, उसकी भी लिस्ट बना के रखो। इथिकल इश्यू क्या क्या हो सकते हैं वो भी, जब जब जैसे मान लो केस स्टडी देख के उसमें सोच पा रहे हो, आपको जो जो आ रहे हो वो लिखते जाओ। एक मतलब डायरी बना लो जिसमें ये सारे लिखे, फिर इनको रट लो। और फिर मतलब एथिक्स का वाला पेपर बहुत फास्टली सोल्व हो जाएगा। आप वहां जाते आपको मान लगेगा कि ये अच्छा गवर्नेंस रिलेटेड, तो ये इथिकल इश्यू लगभग सेम ही होते, वही चार सीधे लिख दो, 2 मिनट लगेंगे सारे। नहीं तो फिर सोचोगे कि अच्छा इसमें एथिकल इश्यू ये होगा वो होगा, फिर उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो ये एथिक्स के लेवल पे करोगे तो आई थिंक 120 आ जाएंगे आराम से, कोई इतना इश्यू नहीं आएगा। तो प्रीलिम्स मेंस की सारी डिस्कशन हो गई है अपनी। उसमें एक एक पेपर को एक एक सब्जेक्ट को अपन ने ठीक तरीके से देखा है कि किस तरीके से वैल्यू एडिशन के नोट्स तैयार किए जा सकते हैं, किस तरीके से केस स्टडी को लिखना है, और आपकी किसी भी डिसीजन मेकिंग के पीछे आपके एक मजबूत सिद्धांत का जो सपोर्ट है वो बना रहना चाहिए। आपका जो सिर्फ बनाना चाहिए। मतलब सतही जो निर्णय है वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें। हवा हवाई और बात नहीं होनी चाहिए कि ऐसा होगा वो सब। तो अभी लास्ट में सर आप थोड़ा-सा 5 मिनट में ऑप्शनल को भी थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। हालाँकि ऑप्शनल की तो मैंने बातचीत कर ही रखी है इनसे, और आपके हिसाब से थोड़ा ऑप्शनल को 5 मिनट में आप ब्रीफली अगर समझा सको कि कैसे क्या नोट्स को पढ़ना है, किस तरीके से करना है, वो थोड़ा बहुत डिस्कशन कर दीजिए। हिंदी साहित्य के ऑप्शनल मेरा था, तो
मैं सबसे पहले बात यही कह रहा हूँ, जो पहले बोला था वही इसी में आगे कंटिन्यू करूँगा। देखो, कोई भी ऑप्शनल होता है, उसकी कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हिंदी के लिए है, चाहे पॉलिटी के लिए, चाहे कोई भी हो। पॉलिटी के लिए जो जैसे मैं जो चीज़ें पढ़ चुका हूँ, वही मुझे लगता है वो कंटिन्यू होंगी। जैसे पॉलिटी के लिए आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि केस वगैरह हो गया, कानून हो गया, क्या चेंज हो रहा है, सरकार ने कि सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने या जो भी हाई कोर्ट ने उसके पीछे क्या अपना थॉट रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं हिंदी साहित्य के लिए पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी साहित्यकार ने क्या बोला है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी आलोचनात्मक जो भी क्या किया है, जैसे मान लो रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद जी के बारे में क्या बोला, या किसी और ने रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसी भी साहित्यकार के बारे में क्या बोला, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे साहित्य के लेवल पे देखो भाई, नाम क्या है, जैसे निराला जी ने अपने साहित्य में किस किस बातों पे लिखा हुआ, क्या लिखा, तो ये आपको याद होना चाहिए, इसकी मेन कमांड बनानी है। और जो रचनाएं है उनको अच्छे से पढ़ना है यार, समझना है कि चीजें किस किस के बारे में। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि गोदान एक महाकाव्यात्मक उपन्यास ही नहीं, एक ये मतलब कुछ ऐसा नहीं, सामाजिक परिदृश्य ही नहीं दिखा था बाकी, बल्कि ये एक काव्यात्मक उपन्यास है। तो इसको अगर आपको बस पहले सामाजिक पर्सपेक्टिव दिखाना है कि भाई देखो इसमें समाज, फिर आपको याद होने चाहिए कि भाई सामाजिक पर्सपेक्टिव में कौन कौन से पॉइंट है, तो आपको एक बार पढ़ना है कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो सामाजिक पर्सपेक्टिव को दिखाते हैं, और उसके बाद में आपको दिखाना कि महाकाव्यात्मक कैसे, महाकाव्यात्मक का जैसे मान लो बहुत मल्टी डायमेंशनल है। तो इस टाइप में अगर सोल्व करने हैं तो आपको पहले जो बेसिक्स रूट क्या उसके लिए एक वो डायरी बनानी है, और उस डायरी में ये लिख के रखना है, और उसको बहुत अच्छे से रट लेना है, और वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये जो आप अगर 1 मिनट की जो स्ट्रेटजी बोल रहे हो उसमें यही जी, तो देखिए ऑप्शनल में जो बेसिक कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है वो तो आप सभी लोगों को पढ़ना ही है। साथ ही साथ में आप कुछ ऐसे जैसे मैंने 180 के आसपास क्वेश्चन निकाल रखे थे लिटरेचर के, जो हर साल लैंग्वेज चेंज करके किसी न किसी तरीके से रिपीट करते रहते हैं। तो उस हिसाब से आप भी अपने स्तर पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं कि भाई पिछले 5 सालों के पीवाईक्यू एनालिसिस से आपने कौन से क्वेश्चंस कॉमन देखे या फिर कॉमन थीम कौन-कौन सी है। मान लो गोदान तो पूछ रहा है तो कृषक कृषि की समस्या पे पूछ रहा है, या फिर जो ऋण की समस्या है उस पे पूछ रहा है कहीं न कहीं। तो ये चीज़ों आप अपने स्तर पे कुछ मॉडल आंसर्स लिख कर के रख सकते हैं। बाकी जो सर ने बताया कि कोटेशंस लिख लेनी है आपको, पद्य खंड और जो गद्य खंड की जब आप व्याख्याएँ सॉल्व करें, तब उसमें से बहुत सारे कथन आपको मिल जाएँगे जो कि आपको आंसर में पुट करने को मिल जाएँगे। तो वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करके लिख सकते हो। तो ये सारी होलिस्टिकली अपने सारी बातचीत कर ली, प्रीलिम्स, मेंस, मेंस में ऑप्शनल, ऐसे एथिक्स, जीएस सारी चीज़ें हो गई है। तो आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा आप सभी लोगों के लिए। आपकी बहुत टाइम से डिमांड थी कि कोई स्ट्रेटेजी पे बात करी जाए, स्ट्रेटेजी पे बात कर ली आज। लोकेंद्र सर का बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े इतने समय के लिए। और कहीं न कहीं हिंदी मीडियम के बेहतर रिज़ल्ट के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, और जो भी हो सकता है हम अपने स्तर पर, क्योंकि गाइडेंस की सबसे ज़्यादा कमी है, और गाइडेंस अगर हम प्रोवाइड करवाते हैं तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में फिर तैयारी करना भी जारी रखते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आज की क्लास में जुड़ने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले थैंक यू सो किसी मच। अच्छे से एपिसोड में। बाकी जय हिंद दोस्तों, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।